वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गद्यांश पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्न कि किस प्रकार से परीक्षा में आपसे गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और आप किस प्रकार से उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कुछ अवतरण हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि किस तरह से उन प्रश्नों के आप उत्तर देंगे गद्य अवतरण को देख करके। तो जिन बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पाठ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसको संक्षेप में बता देते हैं कि कौन कौन से जो अवतरण हैं राष्ट्र के स्वरूप के वो महत्वपूर्ण हैं। चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। ये बच्चों पहला है जन का प्रभाव अनंत होता है। ये भी हमने समझ लिया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा था माता अपने सपुत्र को समान भाव से चाहती है। ये वाला अवतरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमने समझा था बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। ये भी हम समझ चुके हैं बच्चों। और ये था जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। बच्चों ये जो अवतरण है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। इस पाठ में से हर बार आता है, तो बच्चों इसको नज़रअंदाज नहीं करना है और अच्छी तरह से इस पाठ को समझ लेना है। अब समझते हैं बच्चों पांचवा अवतरण। देखिए, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रभाव नदियों के स्वरूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन कि अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। यह है बच्चों आपका। अब बच्चों इस पाठ की जो व्याख्या है वो भी हम पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आपको इसकी संपूर्ण व्याख्या समझनी है पूरे पाठ की, तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप जो पाठ है वो लेखक इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं। अब जो देखिए इस भी जो ये अवतरण है इसमें किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वह लेखक के अनुसार किसी राष्ट्र का सुखद जीवन किस भावना पर निर्भर करता है। इसका उत्तर है बच्चों लेखक के अनुसार। इस प्रकार से आप लिखेंगे, लेखक के अनुसार किसी राष्ट्र का सुखद जीवन पारस्परिक सौहार्द एवं एकता की भावना पर निर्भर करता है। जो किसी भी राष्ट्र का जो सुखद जीवन होता है वो पारस्परिक सौहार्द एवं एकता की भावना पर ही निर्भर होता है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लो। देखो जो राष्ट्र होता है, राष्ट्र का जो सुखद जीवन होता है वो तभी संभव है जब देश के जो निवासी होते हैं वो आपस में प्रेम से रहें, एकता से रहें, और इसी एकता की भावना से ही जो देश में शांति बनी रहती है। और इसीलिए लेखक ने कहा है कि किसी राष्ट्र का सुखद जीवन पारस्परिक सौहार्द एवं एकता की भावना पर निर्भर करता है। बच्चों बताइए, अगर देश के निवासी लड़ते रहेंगे, आपस में झगड़ते रहेंगे, तो देश कैसे सुखी रहेगा। आप भी तो इस बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हुए तो कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों कि हाँ हम सहमत हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि किसी राष्ट्र का सुखद जीवन जो है पारस्परिक सौहार्द एवं एकता की भावना पर ही निर्भर होता है। देश में सभी लोग शांति बनाए रखें, एकता बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें, आपस में मिलजुल कर रहें। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग आपस में प्रेम से रहेंगे तो देश में शांति बनी रहेगी और संपन्नता भी आएगी और देश के लोग जो है सुखी रहेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्र का अस्तित्व का क्या आधार है। जो इसका उत्तर है कि राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग आदि के भेदभावों को भुलाकर अनेकता में एकता की भावना का परिचय देना ही राष्ट्र के अस्तित्व का आधार है। बच्चों जो भी हमने प्रश्न पहला वाला समझा है, देखिए उसी से संबंधित ये भी है
कि राष्ट्र का जो अस्तित्व होता है वो किस पर आधारित होता है। जो देश के निवासी होते हैं जब वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे देश में अलग भाषा, अलग धर्म, अलग संप्रदाय, अलग जाति वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो भारत देश है उसकी एक विशेषता है अनेकता में एकता। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जब देश के निवासी भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति वर्ग आदि भेदभावों को भुलाकर अनेकता में एकता की भावना का परिचय देते हैं तो वही राष्ट्र के अस्तित्व का आधार है। बच्चों, जो हमारा देश है बहुत ही अच्छा देश है, क्योंकि यहाँ पर अनेकता में एकता है। और बच्चों, ये जो प्रश्न है, गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। ये प्रश्न तो आपको हर अवतरण में मिलेगा, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो हर पाठ का आप लेखक का नाम और उसका जो पाठ का नाम है वो अच्छी तरह से लिख कर भी देखना है। ऐसा ना हो कि आपको याद तो हो गया है लेकिन जब आप परीक्षा में लिखें तो उसको गलत लिख कर आएँ। तो उसको अच्छी तरह से लिख कर भी आना है कि किस तरह से वो शुद्ध लिखा जाएगा। तो बच्चों, ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि गद्यांश का जो शीर्षक है क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरह से बच्चों आप उत्तर लिखेंगे कि शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, संस्कृति किस प्रकार जीवन को आनंद प्रदान करती है। देखिए बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, संस्कृति जीवन को आनंद प्रदान करती है और उस आनंद को मनुष्य अपने मानसिक भावों के रूप में साहित्य, कला, नृत्य, गीत आदि माध्यमों से व्यक्त करता है। बच्चों, जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, वो सर्वोच्च संस्कृति है। विदेशी भी जो हमारी संस्कृति का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और ये जो हमारी संस्कृति है ये मनुष्य को आनंद प्रदान करती है। और जब कोई व्यक्ति इस संस्कृति का आनंद लेता है तो वो अपने भावों को दर्शाता है, अपने मानसिक भावों को किस प्रकार से दिखाता है, वह दिखाता है साहित्य में, कला में, नृत्य में, गीत में। इस प्रकार से ये हमारी जो संस्कृति है वो जीवन को आनंद प्रदान करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में शब्दार्थ लिखिए। कुछ शब्द दिए जाएंगे, उसके आपसे अर्थ पूछे जाएंगे कि इन शब्दों का अर्थ बताइए। तो पहला शब्द है अदम्य, पारस्परिक, एकरूपता और समन्वय युक्त। सभी बच्चों को शब्दों का अर्थ जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उनको वो चीज़ समझ में भी आनी चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो जो पहला शब्द है अदम्य, अदम्य शब्द का अर्थ होता है प्रबल, और प्रबल का अर्थ होता है बहुत अधिक बल, बहुत अधिक शक्ति। अगला है पारस्परिक, पारस्परिक शब्द का मतलब होता है आपस में। अगला शब्द है एक रूपता, एक रूपता का मतलब होता है बच्चों तुल्यता, एक समानता, बराबरी। समन्वयुक्त, समन्वयुक्त का अर्थ होता है संयोग के साथ, मतलब कि जब सब लोग एक साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो उसको कहा जाता है समन्वय युक्त, यानी संयोग के साथ, एक साथ मिलकर के। इस प्रकार बच्चों आपको पूरे अवतरण का अर्थ भी समझ में आ गया होगा कि इस अवतरण में लेखक क्या बताना चाह रहे हैं। अब समझते हैं दूसरा अवतरण। ये दूसरा अवतरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह परिणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है और इसी चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्रों के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अध पतन को सूचित करता है। आगे बच्चों, जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। इस अवतरण में बच्चों लेखक ने जो मुख्य बात बताई है वह यह है कि जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्रों के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों को में भाग लेने का अधिकार है।
यानी जो व्यक्ति इस धरती माता को अपनी माता के समान समझता है, उसे ही जो धरती से मिले हुए रत्न हैं, धरती से जो मिला हुआ अन्न है, जो संपदा है, उसको ही पाने का अधिकार होना चाहिए। जो व्यक्ति इस धरती माँ को अपनी माता के समान नहीं समझता है, उसे इस धरती से मिलने वाले रत्नों का भी अधिकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो माता और पुत्र का जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। पुत्र का माता के प्रति प्रेम अगर स्वार्थ से भरा होगा तो उस पुत्र के लिए वह निश्चित ही पतन की ओर उसे ले जाने वाला होगा। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों का भी भान होना चाहिए। ये नहीं कि हर समय जो है लेने की ही बात करनी चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे क्या फर्ज हैं, हमें क्या करना चाहिए। जान लेते हैं बच्चों कि इससे किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या उद्देश्य दिया है। अभी मैंने बताया कि क्या उद्देश्य है लेखक का इस गद्यांश के माध्यम से। तो बच्चों देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि लेखक का उद्देश्य है कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति देश की भूमि और प्रत्येक वस्तु को माता के समान आदर करे। दूसरा प्रश्न इस अवतरण से इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि यह प्रणभाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस पंक्ति से लेखक का क्या आशय है। इसका उत्तर बच्चों आप इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का आशय है कि लेखक अपनी मातृभूमि के प्रति आदर व सम्मान का भाव ही व्यक्ति और भूमि के को प्रागण और दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, और यही दृढ़ता राष्ट्र या देश के विकास में सहायक होती है। यहाँ पर लेखक यही बता रहे हैं कि जो अपनी मातृभूमि के प्रति आदर व सम्मान का भाव रखता है, वही व्यक्ति राष्ट्र या देश के विकास में जो है सहायक बन सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि का आदर नहीं करेगा वह अपने राष्ट्र के हित में भी कार्य नहीं करेगा। तो इसीलिए जो इस पंक्ति का आशय है, लेखक जो समझाना चाह रहे हैं, वो उन्होंने यही कहा है कि अपनी मातृभूमि के प्रति आदर व सम्मान का भाव ही व्यक्ति और भूमि को प्रगाढ़ और दृढ़ मजबूत बनाता है, और यही दृढ़ता राष्ट्र या देश के विकास में सहायक होती है। अगला प्रश्न पूछा है इसी से कि पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त कर सकता है। अभी बच्चों मैंने व्याख्या में बताया था कि पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त कर सकता है। अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन पृथ्वी के रत्नों का अधिकारी होता है। देखिए बच्चों, आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी के रत्नों को वही प्राप्त कर सकता है जो यह मानता हो कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस प्रकार से बच्चों ये जान लो, ये प्रश्न बहुत बार आता है परीक्षा में। ये जो अवतरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको समझ लीजिए, फिर उसके जो उत्तर हैं वो अपने आप खुद भी लिख सकते हैं। पृथ्वी के रत्नों को वही प्राप्त कर सकता है जो ये मानता हो कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। अगला प्रश्न पूछा है कि कैसे व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते। तो ये तो सभी को स्पष्ट है कि जो व्यक्ति कैसा होगा, स्वार्थी व्यक्ति होगा, वह राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकता। क्योंकि जो स्वार्थ होता है ना बच्चों, वो स्वार्थी जो व्यक्ति होता है वो अपने बारे में सोचता है, अपने हितों के बारे में सोचता है, वो दूसरों के भलाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। तो वो कुछ ऐसे कार्य भी कर जाएगा जो राष्ट्र हित में नहीं होंगे, वो कुछ भी कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए। तो जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वह राष्ट्र का उत्थान कभी नहीं कर सकता, वो हमेशा राष्ट्र के विनाश के बारे में ही कार्य करेगा। क्योंकि जो स्वार्थी इंसान होता है वो हमेशा अपने हित के बारे में सोचता है और अपनी हित पूर्ति के लिए कुछ भी गलत कार्य कर सकता है। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि स्वार्थी व्यक्ति कभी राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। देखिए बच्चों, शब्दों का अर्थ आपको आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पढ़ रहे हैं। जैसे आपने दृढ़ व्यक्ति शब्द पढ़ा तो इसका मतलब आपको आना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो दृढ़ भित्ति का मतलब होता है बच्चों मजबूत दीवार, जो बहुत ही मजबूत दीवार होती है उसे कहते हैं दृढ़ भित्ति। चिर जीवन, और चिर जीवन का मतलब होता है संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन। निष्करण धर्म, निष्करण धर्म का मतलब होता है ऐसा धर्म जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं रहती है।
ऐसा धर्म जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं रहती है उसे कहते हैं निष्कारण धर्म। अगला शब्द है अधपतन। अधपतन का मतलब होता है बच्चों, अभी शब्द आया था ऊपर कि वह व्यक्ति अधपतन की ओर चला जाता है। तो अधपतन का मतलब होता है नीचे गिरना। अध का मतलब होता है नीचे और पतन माने होता है गिरना। इस प्रकार बच्चों आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन शब्दों को अपनी कॉपी में नोट करिए, क्योंकि ये जो शब्द है वो अगर आपको कहीं पढ़ने को मिलते हैं तो उसका अर्थ आपको जरूर याद रहेगा। अब अगला अवतरण है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। जो अगर किसी पहरे में, किसी अवतरण में इस तरह से नीचे रेखांकित है, वह पंक्तियां रेखांकित हैं, रेखा खिंची हुई है, तो समझ लो कि इतने का ही आपको अर्थ लिखना है। आपसे ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो समझ लो कि इतने का आपको व्याख्या करनी है, अर्थ बताना है। यहाँ पर बच्चों ये जो अवतरण है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लेखक कहते हैं कि धरती की माता के कोख में बहुत ही अमूल्य निधिया का अर्थ होता है बच्चों खजाना। खजाना भरा हुआ है, इसीलिए वह वसुंधरा कहलाती है। इससे कौन परिचित न होना चाहेगा, मतलब हर व्यक्ति चाहेगा कि उसे पता हो कि हमारी धरती माता की कोख में कौन कौन सी जो है खजाने भरे हुए हैं, कौन कौन सी निधियां भरी हुई हैं। और इसीलिए लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की जो धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। और भारत हमारे जो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सभी की जांच पड़ताल करना बहुत ही आवश्यक है। इसका भावार्थ इतना ही है बच्चों कि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी धरती माँ है उसके गर्भ में, उसकी कोख में कितने खजाने भरे हुए हैं, कितना निधियां भरी हुई हैं, यानी हमारी धरती माता हमें क्या क्या देती है, इसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। देखिए इस अवतरण से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। देखो पहला है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। ये तो सब आप बता ही सकते हैं कि पाठ का नाम है क्या है, शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है वसुंधरा किसे और क्यों कहा गया है। अभी देखिए, अभी हमने जो पढ़ा था गद्यांश, उसमें बताया था कि वसुंधरा किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो वसुंधरा बच्चों पृथ्वी को कहा गया है। इसका उत्तर आप यहाँ पर से भी देख करके लिख सकते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। इस तरह से भी लिखेंगे और इस तरह से भी लिख कि धरती को वसुंधरा कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार है जो लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं। इन निधियों को पृथ्वी के गर्भ में पोषण प्राप्त होता है, इसीलिए धरती को वसुंधरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। बच्चों देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें पृथ्वी अर्थात भूमि के महत्व को समझते हुए उसके विविध पक्षों से परिचित होना चाहिए, जिससे कि हमारे हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उजागर हो सके। क्योंकि बच्चों ये मानव प्रवृत्ति है, जब हमें किसी की वस्तु की, किसी व्यक्ति की महत्ता पता होती है, ज़रूरत पता होती है, तभी हम उसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि हमें पृथ्वी अर्थात अपनी भूमि के महत्व को समझते हुए उसके विविध पक्षों से परिचित होना चाहिए, जिससे कि हमारे हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उजागर हो सके। अगला जो प्रश्न है दिन रात का समास विग्रह करते हुए उसका भेद लिखिए। दिन रात का समास विग्रह करना है बच्चों। सभी बच्चों को द्वंद्व समास आता होगा। देखिए बच्चों द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसकी ये पहचान होती है दिन रात कि इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। सभी में नहीं लगा होता है लेकिन अक्सर लगा होता है, तो आप इससे पहचान कर लेंगे दिन रात। दिन और रात इसका जो विग्रह करेंगे वो है दिन और रात। बच्चों अगर आपको समास समझना है बहुत अच्छी तरह से, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समास का एक वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए और समास को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कौन कौन से जो है समास की क्या क्या परिभाषा है,
क्या किया, उनकी पहचान होती है और किस तरह से उनका विग्रह करना होता है। इस वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन को बहुत चेक करिए, ज़रूर चेक करिए, और उसमें से जो भी वीडियो हैं आपके लाभ की हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, तो सभी को आप देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये पहले ही बताया था बच्चों कि जब रेखा खींची हो तो समझ लो कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ तक रेखा खींची हुई है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीसकर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यहाँ तक आपको समझाना है व्याख्या के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक का कथन है कि यहाँ बहने वाली नदियाँ पहाड़ों एवं चट्टानों को तोड़कर उन्हें अत्यंत महीन कणों में परिवर्तित कर मिट्टी का रूप देती हैं और इस मिट्टी से पृथ्वी की या धरती माता की देह सजती है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। अब अगला और अंतिम अवतरण है इस पाठ का, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बच्चों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो बहुत ही मुख्य इसमें जो अवतरण है वो समझाए गए हैं। तो बच्चों ये जो 8 अवतरण हैं ये अच्छी तरह से आप समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और विस्तार से हमने दूसरी वीडियो में समझाया है पूरे पाठ को। जो पूरे पाठ की व्याख्या समझाई है तो उसको भी आप ज़रूर देखें, ताकि आपको पाठ समझ में आए कि इसमें लेखक ने बताया क्या है। यहाँ इस वीडियो में हम केवल इतना ही समझ रहे हैं कि परीक्षा में जब आपसे प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा और किस तरह से आप उन प्रश्नों को लिखेंगे। तो देखिए, अब है इस पाठ का अंतिम। राष्ट्रीय कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदारता की भावना विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। देखिए, पहला ही प्रश्न पूछा है बच्चों, राष्ट्र का पाठ, शीर्षक और लेखक का नाम। अब तक तो आपको इसका नाम रट गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में फिर बताइए कि पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, विविध संस्कृतियों वाले राष्ट्र की एक सूत्रता क्या है। विविध संस्कृतियों वाले राष्ट्र की सूत्रता क्या है बच्चों? विविध संस्कृतियों वाले राष्ट्र की जो एक सूत्रता है वह है कि किसी राष्ट्र के सबल यानी शक्तिशाली अस्तित्व के लिए विविध संस्कृतियों वाले राष्ट्र की सभी संस्कृतियां बाहरी दृष्टि से देखने पर अलग अलग दिखाई देती हैं, किंतु उनके आदर जो उनके अंदर मूल रूप से एक ही सूत्र अर्थात आत्मा होती है, जो संपूर्ण राष्ट्र की मिलीजुली संस्कृति को दिखाती है। ठीक है बच्चों, यानी इसमें जो लेखक है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश के निवासी हैं उनके अंदर की जो एकता होती है वही जो है देश को एकता में बांधने के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए एक जो है सूत्रता दिखाने के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, संस्कृति किस प्रकार के जीवन को आनंद प्रदान करती है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों देखिए, इसमें ही लिखा हुआ है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय आनंदित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय छांट करके लिखिए। देखिए बच्चों, जो राष्ट्रीय शब्द है उसमें ये प्रत्यय है और आनंदित में इत प्रत्यय है। अगर बच्चों आपको प्रत्यय और अच्छी तरह से समझना है तो इस प्रत्यय का भी, प्रत्यय उपसर्ग का भी जो लिंक है वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अच्छी तरह से प्रत्यय उपसर्ग को समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने राष्ट्र के स्वरूप जो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब प्रश्नों को अच्छी तरह से समझा। मुझे आशा है कि आप सबको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और अगर आप अब परीक्षा देंगे और परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। और इसके लिए बच्चों, जो वासुदेव शरण अग्रवाल
द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप पाठ है उसका भाग 1 और ये भाग 2 दोनों को ही अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि जो भाग 1 है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उनके प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाएंगे ये समझाया गया है। तो दोनों को ही आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी है उसको भी प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगली वीडियो में हम समझेंगे अशोक के फूल। अशोक के फूल से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों, आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप है, इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से आप याद कर लें। धन्यवाद।